दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सल्तनत पीरियड में इक्ता व्यवस्था क्या थी। एक्चुअली इक्ता अरबी भाषा का शब्द है। इक्ता का अर्थ होता है हस्तांतरणीय राजस्व अधिन्यास अर्थात ट्रांसफरेबल रेवेन्यू असाइनमेंट। अब जिसको इक्ता दिया जाता था उसको मुक्ता या वली कहा जाता था। आरंभ में इस्लामिक राज्यों में यह व्यवस्था अपनाई गई थी। वहां पर राज्य की सेवा करने के पुरस्कार के रूप में इक्ते दिए जाते थे। खलीफा के शासन में यह व्यवस्था राजस्व वसूल करने यानी खराज वसूल करने और सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को वेतन के रूप में भी ये व्यवस्था अपनाई गई थी। बगदाद के खलीफा अल मुक्तादिर ने इक्ता व्यवस्था का प्रारूप इस उद्देश्य से तैयार किया था कि उसे नियमित इक्ताओं से खराज यानी राजस्व मिलता रहे। ये मुक्ता अपने प्रदेशों से संपूर्ण राजस्व वसूल करते थे तथा प्रशासन एवं सैनिक खर्चे निकालने के बाद बचे हुए धन में से एक निश्चित राशि, जिसे फवाजिल भी कहा जाता है, को बगदाद भेजते थे। अब हम बात करें भारत में यह व्यवस्था कब अपनाई गई या कब इंप्लीमेंट की गई, तो जैसा उल्लेख आता है, भारत में इस शब्द का चलन मोहम्मद गौरी के विजय के साथ सुनाई देता है। उल्लेख है कि 1191 और 92 में यानी 1191-92 में कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी की इक्ता दी गई थी। लेकिन अगर हम सिस्टम के रूप में देखें यानी व्यवस्था के रूप में अगर हम इसका इंप्लीमेंटेशन देखें तो वो हमें इल्तुतमिश के समय अर्थात 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी के मध्य जो इल्तुतमिश का पीरियड है, उस समय हमें ये व्यवस्था संस्थाओं के रूप में दिखाई पड़ती है। सल्तनत काल में इक्ता का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सामान्य अर्थों में इक्ता का तात्पर्य एक भूखंड से है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर हम इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ है राजस्व अधिन्यास, जो शासक द्वारा अपने अधीनस्थों को मूलतः सैनिक पदाधिकारियों को प्रदान किया जाता था। इक्ता के अनुदान का अर्थ है भूमि पर अधिकार नहीं था और यह अधिकार वंशानुगत भी नहीं था। असल में ये राजस्व अनुदान हस्तांतरणीय यानी ट्रांसफरेबल थे, अर्थात इक्ता धारक को 3 से 4 वर्ष उपरांत एक इक्ते से दूसरे इक्ते में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इक्ता व्यवस्था की तुलना मध्यकाल में यूरोप में प्रचलित फ्यूडलिज्म यानी वहां की जो सामंती व्यवस्था के समान भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यूरोप की जो फ्यूडलिज्म सिस्टम या जागीर व्यवस्था थी वो वंशानुगत पर आधारित थी, साथ ही वो ट्रांसफरेबल भी नहीं थी। इसलिए उसकी तुलना यानी इक्ता व्यवस्था की तुलना या उसको हम यूरोपीय फ्यूडलिज्म सिस्टम के इक्विवेलेंट नहीं मान सकते। इक्ता के स्वरूप की चर्चा अल मावर्दी और निजामुल मुल्क तुसी ने भी की है। निजामुल मुल्क के अनुसार मुक्ता का अधिकार केवल रियाया के शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की राशि वसूल करना था। साथ ही उसका कर्तव्य था कि रियाया के जीवन, उसकी जायदाद और उसके परिवार को किसी भी हानि से मुक्त रखे। सामान्य तौर पर 2 प्रकार के इक्ताओं का उल्लेख मिलता है।
छोटे इक्ता और बड़े इक्ता। छोटे इक्ता या छोटे अनुदानों को माना जाता है कि गांव स्तर की उनकी साइज रही होगी। छोटे इक्ता का मतलब है एक गांव की लंबाई चौड़ाई क्षेत्र से उसको मान सकते हैं। अपने केंद्रीय सैनिकों को वेतन के बदले सामान्यतः छोटे इक्ते दिए जाते थे। इक्ताएं खालसा भूमि का ही हिस्सा होती थी। इस इक्ताओं में नियुक्ति या नियुक्त अधिकारियों को किसी भी प्रकार की प्रशासकीय अथवा आर्थिक उत्तरदायित्व नहीं प्रदान किए जाते थे। यानी छोटे इक्ताओं में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इक्तेदार की नहीं होती थी। दूसरे प्रकार के जो इक्ता थे, जिनको हम बड़े इक्ताओं के नाम से जानते हैं, का प्रारूप एक प्रांत के लेवल का होता था। उसमें सैनिक दायित्वों के साथ साथ प्रशासनिक दायित्व भी जुड़े हुए होते थे। इस लेवल के इक्ताओं में या इक्तेदारों से आशा की जाती थी कि वे अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और संकट की स्थिति में केंद्रीय सरकार को सैनिक टुकड़ी भी उपलब्ध करवाएंगे। अर्थात बड़े इक्ताओं का रूप अगर आज के संदर्भ में या हम माने तो बड़े प्रांतों की तरह उनको माना जाता था। बड़े प्रांतों में जिन इक्तेदारों को अपॉइंट किया जाता था, उनका यह दायित्व था कि वो वहां पे कानून एवं व्यवस्था बनाए रखें और नियमित रेवेन्यू को वहां से कलेक्ट करें। ये दो प्रकार के दायित्व बड़े इक्ताओं के साथ जुड़े हुए थे। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के अधीन अलग अलग शासकों के काल में इक्ता व्यवस्था में भी कई प्रकार के परिवर्तन हमें दिखाई पड़ते हैं। इल्तुतमिश ने बड़ी संख्या में छोटी बड़ी इक्ताएं प्रदान की थी और ऐसा भी उल्लेख आता है कि केवल दोआब क्षेत्र में ही उसने लगभग 2000 सैनिकों को छोटी इक्ताएं प्रदान की थी। अगर हम बलबन के समय में देखें तो सैनिकों को बलबन ने क्या किया, जो सैनिकों को इक्ताएं प्रदान की गई थी उनकी उसने जांच करवाई। सैनिक जो मर चुके थे या जो वृद्ध हो चले थे और जो किसी भी प्रकार की सैनिक सेवाएं नहीं दे रहे थे या देने में असमर्थ थे, उनकी इक्ताओं को मुआवजा देकर अधिग्रहित यानी वापस ले लिया गया। इस प्रकार बलबन ने इक्ताओं पर वंशानुगत के सिद्धांत को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। खिलजी काल में भी हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ताओं पर नियंत्रण हेतु अपने गुप्तचरों के माध्यम से अमीरों की या मुक्ताओं की नियमित सूचना लेता रहता था। उसने आपसी मेलजोल पर भी कड़ी नजर बनाई रखी थी। मोहम्मद तुगलक के समय में मुक्ताओं या अमीरों को नगद वेतन के बदले इक्ता दिया जाने लगा था और सैनिकों को नगद वेतन केंद्रीय कोषागार से दिया जाने लगा था। इस प्रकार की व्यवस्था अपनाने से इक्ता से होने वाले अनेक प्रकार के लाभों से मुक्तियों को या मुक्ति को वंचित होना पड़ा था। अगर हम बात करें फिरोज तुगलक के शासनकाल तक आते आते इक्ता पर केंद्र की पकड़ पुनः ढीली हो चली थी। उस समय तक इक्ता व्यवस्था वंशानुगत हो गई थी। यद्यपि तुलनात्मक अध्ययन से फिरोज के शासनकाल में सबसे कम विद्रोह हुए, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इस काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं बिखराव भी आरंभ हो चुका था। अगर हम लोधी वंश में देखें तो लोधी वंश के अंतर्गत सिकंदर लोधी ने भी इक्ताओं से उनके क्षेत्र
की बढ़ी हुई आय पर राज्य का दावा नहीं किया। साथ ही मृत्यु उपरांत इक्तेदार का क्षेत्र उसके पुत्र को देने की नीति अपनाई। इस काल में सेनापतियों ने अपने अधीन क्षेत्र यानी इक्ता को पुनः अपने सैनिकों में वितरित यानी पुनः अनुदान करने की प्रथा भी प्रारंभ हो गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इक्ता व्यवस्था जिसका प्रचलन बेसिकली हम दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ होकर और लोदी वंश तक किन किन चरणों से गुजरती है। धन्यवाद।